बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वी यू स्टडी वर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इको 601 बिज़नेस इकोनोमेट्रिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम बिज़नेस इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे। तो अगर आप पहली दफ़ा इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो बिगनिंग में इसका नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, आज हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और हम देखेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, और बिज़नेस और इकोनॉमिक्स में इसका क्या यूज़ है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विद द कोर्स ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कोर्स ओवरव्यू पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू की। यहाँ बताया गया है कि बिज़नेस इकोनोमेट्रिक्स जो है एक इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स है जो स्पेशली जो है बिज़नेस और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये सिर्फ बिज़नेस और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये कोर्स जो है कॉमर्स स्टूडेंट्स और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी हम एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं विच इज़ कि इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक पर्पस क्या होता है। बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम बिज़नेस और इकोनॉमिक थ्योरीज़ को सिर्फ बुक्स में पढ़कर ना छोड़ दें, बल्कि रियल वर्ल्ड डेटा की हेल्प से उन रिलेशनशिप्स को स्टडी करें और टेस्ट करें। इस कोर्स की जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में है, ताकि कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। और जो है कोर्स में सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, बल्कि इसमें इकोनोमेट्रिक मॉडल की एस्टिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। हम देख लेते हैं सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स मेंशन है। कोर्स के इनिशियल पार्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ किया जाएगा, स्पेसिफ़िकली मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन तक। और मिड टर्म के बाद हम स्टेटा इंट्रोड्यूस करने का प्लान करेंगे, यानी कि स्टेटा जो है एक सॉफ्टवेयर है जो स्टेटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि इको 601 में हम सिर्फ इक्वेशंस और डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे, आगे चलकर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की एस्टिमेशन और एनालिसिस भी देखेंगे। इसके अलावा कोर्स को सपोर्ट करने के लिए लेक्चर नोट्स, वेबसाइट्स और स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स की लर्निंग मॉड्यूल्स भी इसमें यूज़ किए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं एंड विच इज़ इको 601 को जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी कि इसके अलावा हम कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए, अगर आपको कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग है तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है। और अगर आप बेसिक बैकग्राउंड जो है आपका बिज़नेस और इकोनॉमिक्स में है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इकोनोमेट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स लिखी हुई हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। इनमें से कोई भी बुक आप इस कोर्स को अच्छे से समझने के लिए स्टडी कर सकते हैं। और ये बुक्स जो हैं कोर्स के कॉन्सेप्ट को जो है स्टडी करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड रेफरेंसेस हैं आपके लिए। तो अगर आप इन्हें स्टडी करना चाहें तो आप इन्हें ज़रूर स्टडी करें। दैन हमारे पास यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री रीडिंग्स दिए हैं। तो इन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के अलावा कुछ रीडिंग्स भी यहाँ पर मेंशन है। तो हैंडआउट्स में स्पेसिफ़िकली लास्ट वाली बुक को जो है मोर एडवांस्ड रीडिंग कहा गया है, यानी अगर आप फ्यूचर में इकोनोमेट्रिक्स को और डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। देन हमारे पास जो हैं यहाँ पर हैंडआउट्स में कुछ एडिशनल ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने रिग्रेशन एनालिसिस रन करने के लिए एक रिसोर्स मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है, UCLA की वेबसाइट का रेफरेंस दिया गया है, जहाँ स्टेटा के रिलेटेड ट्रेनिंग मटेरियल्स, ट्यूटोरियल्स, लेक्चर्स और लर्निंग मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होंगे। फिर वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का डेटा सोर्स मेंशन है। ओके, वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है वो जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल डेटा को प्रोवाइड करता है। तो जब हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो डेटा सोर्सेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में हम रियल वर्ल्ड डेटा सेंट्रल रोल
प्ले करता है। तो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादातर रियल वर्ल्ड डेटा का यूज़ किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स। सबसे पहले हम हैंडआउट्स में जो है ट्रेडिशनल परसेप्शन जो दी गई है हमें, हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिंपल वर्ड्स में जो है ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग इकोनोमेट्रिक्स को देखेंगे। तो इकोनोमेट्रिक्स जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूजेस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि इकोनॉमिक्स में जो रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं उनको हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से डिस्क्राइब और एनालाइज करना इकोनोमेट्रिक्स का जो है पार्ट है। ओके, सो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो है इकोनोमेट्रिक्स को जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेट भी कहा जा सकता है, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब हम इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ एक कंपनी जो है कंपनी को जो है डिसाइड करना है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करनी चाहिए या नहीं। तो सिर्फ गेस करने के बजाय कंपनी प्रीवियस सेल्स प्राइसेस और अदर रेलेवेंट डेटा को एनालाइज कर सकती है। ओके, सो इकोनोमेट्रिक्स जो टेक्निक्स हैं उस डेटा को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। यानी कि इकोनोमेट्रिक्स का जो प्रैक्टिकल पर्पस है वो बेटर इकोनॉमिक और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपको। ओके, सो इकोनोमेट्रिक्स जो है स्टेटिस्टिकल टूल्स जो हमें प्रोवाइड करती है, जिनकी हेल्प से जो है हम जो है इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड डेटा पर हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैंडआउट्स में हमारे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड विच इज़ कि इज़ द वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर को रिलेटेड टू द ऑयल प्राइसेस। ओके, सो यानी कि क्या ऑयल प्राइसेस और यूएस डॉलर की वैल्यू के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। देयर इज़ अनदर क्वेश्चन विच इज़ फिस्कल पॉलिसी रियली इफ़ेक्टिव। यानी कि और हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि डज ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ स्टिमुलेट ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके, सो ये सब क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल डिस्कशन से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स जो है हमें रियल वर्ल्ड डेटा यूज़ करके इन क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करने का मेथड प्रोवाइड करती है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम देखते हैं कि हैंडआउट्स में हमारे पास ये जो है इकोनॉमिस्ट डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स के रेफरेंस के थ्रू जो है इकोनोमेट्रिक्स का एक और जो है डिटेल पर्सपेक्टिव दिया गया है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है इकोनोमेट्रिक्स में हम जो है मैथमेटिकल मॉडल्स जो है सेटअप करते हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को जो है डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड मे डिपेंड ऑन इनकम और प्राइस। ओके, सो इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है हमें ये बताती है कि क्वांटिटी डिमांडेड का इनकम और प्राइस के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। सो इकोनोमेट्रिक्स का काम ये है कि हम इस रिलेशनशिप को मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और फिर डेटा की हेल्प से हम टेस्ट करें और पैरामीटर्स को हम एस्टिमेट करें। ठीक है, और पैरामीटर्स की जो एस्टिमेशन से हमें ये आइडिया मिलता है कि ये जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनका इन्फ्लुएंस जो है कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। अब इस पॉइंट को हम जो है बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इकोनोमेट्रिक्स जो है इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस स्टेटिस्टिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स जो है हमें थ्योरी देता है। आपने ये बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स हमें क्या देता है, थ्योरी देता है, और मैथमेटिक्स जो है हमें रिलेशनशिप्स को इक्वेशंस या मॉडल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और स्टेटिस्टिक्स जो है हमें डेटा को एनालाइज करने और रिलेशनशिप को टेस्ट करने में हेल्प करती है। और इन तीनों को जब हम कंबाइन करके हम इकोनॉमिक थ्योरीज़ को रियल वर्ल्ड में एविडेंस के साथ जो है एनालाइज कर सकते हैं। और इसीलिए हैंडआउट्स आपके कहते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स जो है इकोनॉमिक थ्योरी को एम्पिरिकल कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें ताकि आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, कि थ्योरी जो कहती है इकोनोमेट्रिक्स जो है डेटा की हेल्प से चेक करती है कि रियल वर्ल्ड में भी वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि जो आपकी थ्योरी कह रही है तो वही जो है इकोनोमेट्रिक्स डेटा की हेल्प से जो है चेक करते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है।
ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स का जो यूज़ होता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिलेशनशिप को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करने में, एनालाइज करने में, एस्टिमेट करने में और फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि हैंडआउट्स में आपके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि मार्केट मॉडल दिया गया है, डिमांड और सप्लाई को स्टडी करना, फिर ऑयल प्राइसेस एंड यूएस डॉलर चेक करना कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, दैन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये स्टडी करना कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशनशिप क्या है। तो इकोनोमेट्रिक्स सिर्फ थ्योरी को समझने तक लिमिटेड नहीं है, इसका फोकस जो होता है रिलेशनशिप्स को डेटा के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना भी होता है। ओके, सो आपने ये बात याद रखनी है कि इकोनोमेट्रिक्स जो है सिर्फ थ्योरी समझने तक का लिमिटेड नहीं है, इसका फोकस जो होता है डेटा को यानी रिलेशनशिप को डेटा के जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना और फिर हमें आइडेंटिफाई करना कि उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो अब हम एक देखते हैं कि मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। सो ट्रेडिशनल व्यू में हमने इकोनोमेट्रिक्स के मेनली इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था सब कुछ, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हम इकोनोमेट्रिक्स का जो स्कोप है वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया है। अब इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ जो है फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स में भी होता है। सो बिज़नेस स्टूडेंट के लिए भी इकोनोमेट्रिक्स जो है रेलेवेंट है, क्योंकि आप फ्यूचर में फाइनेंस, मार्केटिंग या मैनेजमेंट में रिसर्च कर सकते हैं। तो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स में जो है कंप्यूटर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मॉडर्न कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की वजह से हम जो है मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को एस्टिमेट और एनालाइज कर सकते हैं। पहले जो होता है कैलकुलेशंस जो है कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होती थी, लेकिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है हम लार्ज डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी हैंडल कर सकते हैं, और वो भी बहुत ईजी वे में। तो इसीलिए हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स का जो एसेंशियल कंपोनेंट बन चुका है। तो हैंडआउट्स में जैसा कि आपके गिवन है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। सो अब हम मॉडर्न डेफिनेशन को हम सिंपल वे में समझते हैं, ठीक है। सो इकोनोमेट्रिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिकल मेथड्स, कंप्यूटर साइंस टू इकोनॉमिक डेटा, और इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एम्पेरिकल कंटेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी कि अगर थ्योरी और डेटा प्लस हम अप्रोप्रिएट मेथड जो है इन सबको सम अप करें तो हमारे पास एम्पेरिकल एनालिसिस बनता है। अब मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स का जो स्कोप है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है। हैंडआउट्स में जैसे आपके मेंशन किया हुआ है कि इकोनोमेट्रिक्स जो है क्वालिटेटिव रिसर्च को भी इनकम्पास करती है। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स से ब्रॉडर हो गया है। यानी और इसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर हम हैंडआउट्स के एक सिंपल बट मॉडर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड विच इज़ कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इकोनोमेट्रिक्स जो होते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंसेस के टूल्स जो हैं यूज़ करके क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव फिनोमेना को एनालाइज करती हैं। तो ये फिनोमेना जो है इकोनॉमिक्स या अदर डिसिप्लिन से रिलेटेड भी हो सकता है, और ये एनालिसिस थ्योरी की इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। यानी कि हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ इन्फ्रेंस हम यूज़ करते हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स, इसको जो है आपने कॉन्सेप्चुअली आपने इन सबको इस तरह समझना है कि इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके माइंड में बैठ जाएं। आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इसके कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझना है। तो हमारे पास थ्योरी है, हम ऑब्जर्वेशंस या डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर अप्रोप्रिएट मेथड्स अप्लाई करते हैं, और फिर हम रिलेशनशिप को हम एनालाइज करते हैं। तो यही हमारा ओवरऑल आइडिया होता है। सो आई होप आपको ये डेफिनेशंस मॉडर्न व्यू और ट्रेडिशनल व्यू जो है क्लियर हो गया होगा।
अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि वाई शुड यू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स, यानी आपको स्टडी क्यों करना चाहिए इकोनोमेट्रिक्स को। तो हैंडआउट्स में इसके सेवरल रीजंस दिए गए हैं, बट सबसे पहला जो रीज़न इसमें दिया गया है वो ये है कि इकोनोमेट्रिक्स जो है हमें प्रोवाइड करती है रिसर्च टूल्स। यानी कि अगर आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स जो है आपको डेटा एनालिसिस के टूल्स प्रोवाइड करती है। और सेकंड इसमें रीज़न ये बताया गया है कि इट प्रोवाइड्स एम्पेरिकल एविडेंस फॉर थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स, यानी कि ये सिर्फ थ्योरी कह देना इनफ नहीं होता। अगर थ्योरी को रियल वर्ल्ड एविडेंस से सपोर्ट किया जा सके तो हम उस थ्योरी को बेटर इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड रीज़न इसमें जो बताया गया है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन, यानी कि मॉडल्स की हेल्प से हम फ्यूचर आउटकम्स का जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं या हम फोरकास्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आपकी लाइन गिवन है, एंड विच इज़ डेटा नेवर स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, इकोनोमेट्रिक्स मेक्स डेटा स्पीक। इस सेंटेंस का सिंपल मीनिंग हम समझते हैं कि सपोज़ आपके पास किसी भी कंपनी की सेल्स का डेटा है, तो आपके पास हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन सिर्फ डेटा को देखकर ऑटोमेटिकली ये पता नहीं चलेगा कि सेल्स की वजह क्या है, सेल्स किस वजह से इंक्रीज़ हुई, प्राइस का अफेक्ट क्या था, इनकम का अफेक्ट क्या था, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था या वीक था। तो इकोनोमेट्रिक्स जो टेक्निक्स होंगी उनकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उसमें से हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि डेटा खुद से कंक्लूजन हमें नहीं देता, बल्कि जो है इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस जो होते हैं हमें डेटा से मीनिंगफुल एविडेंस निकलवाने में हेल्प करते हैं। सो जो इकोनोमेट्रिक्स हैं यही हमें हेल्प करता है कि डेटा हमें मीनिंगफुल एविडेंस निकाल कर दे। सो इस लाइन का यही मतलब होता है कि डेटा नेवर स्पीक्स, यानी डेटा खुद से नहीं कंक्लूजन्स देता, बल्कि हमें इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू हमें डेटा के एविडेंसेस जो हैं निकलवाने पड़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स के हेल्प से। देन हमारे पास यहाँ पे एक और लाइन गिवन है, विच इज़ फ्रॉम आइडिया टू फोरकास्टिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया हो सकता है, ओके। इस आइडिया को हम एक साउंड थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें जो है वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शनल फॉर्म चाहिए होती है। उसके बाद हम मॉडल स्पेसिफिकेशन करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फिर डेटा कलेक्शन, हम रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम एस्टिमेशन यानी कि हम स्पेसिफाइड मॉडल को एस्टिमेट करते हैं, और फिर टेस्टिंग, और फिर हम मॉडल और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। हम मॉडल की हेल्प से फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करते हैं या फोरकास्ट करते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को एक लाइन में आप याद करेंगे कि आइडिया, देन थ्योरी, देन फंक्शनल फॉर्म, देन स्पेसिफिकेशन, देन डेटा, एंड देन एस्टिमेशन, टेस्टिंग, एंड देन लास्ट में हमारे पास फोरकास्टिंग आती है। सो आपको इस चीज़ को रिमेंबर करना पड़ेगा। सो देन वी हैव थ्री थिंग्स दैट कम टुगेदर, यानी कि हैंडआउट्स में एक कॉन्सेप्चुअल आपके स्ट्रक्चर दिया गया है। तो सबसे पहले आती है थ्योरी, ओके। तो सबसे पहले आ सकती है थ्योरी। थ्योरी जो है हमारी कहाँ से आती है, थ्योरी हमारे पास इकोनॉमिक्स से आती है, मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, फाइनेंस से, या फिर अदर डिसिप्लिन से। फिर हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें चाहिए होता है मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसकी ले सकते हैं हम कैलकुलस और रिग्रेशन एनालिसिस। और फिर हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्टेटा, SPSS एंड SAS। इन सब को हम कंबाइन करके हम इकोनोमेट्रिक्स को है यूज़ करते हैं, यानी इन सब को हम कंबाइन करके जो है हम इकोनोमेट्रिक्स को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर गिवन है द मेथडोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स। तो हम लेक्चर के एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पर हैं, एंड विच इज़ मेथडोलॉजी। तो हैंडआउट्स में जो है मेथडोलॉजी को 7 स्टेप्स में जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो हम पहले इसकी सीक्वेंस बता देते हैं, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस में हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ अ स्टेटमेंट of theory or hypothesis, okay. Then we have collection of data, and then model specification, then model estimation, then performing diagnostic test, testing the hypothesis, prediction और forecasting। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं ताकि हमारे पास सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ओके। सो
सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है क्रिएशन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। यानी सबसे पहले हम जो है एक प्रॉब्लम या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस या इकोनॉमिक थ्योरी आ सकती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम डिमांड थ्योरी से ऑलरेडी जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है डिफरेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स और अदर वेरिएबल्स। तो हम पहले थ्योरेटिकल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमारा स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर हमें जो है पता लगाना होता है कि हम किन वेरिएबल्स को स्टडी करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि डेटा कलेक्शन। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड को स्टडी कर रहे हैं तो हमें उससे रेलेवेंट वेरिएबल्स का डेटा हमें कलेक्ट करना होगा, जैसे कि प्राइस, इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्राइस एंड अदर रेलेवेंट वेरिएबल्स। यानी थ्योरी के बाद हम रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं। देन स्टेप 3 पे है मॉडल स्पेसिफिकेशन। तो अब हम थ्योरी और वेरिएबल्स को एक जो है अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स मॉडल में इंक्लूड होंगे और उनके दरमियान रिलेशनशिप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हैंडआउट्स हमें स्पेसिफिकली बताता है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की जो है नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। देन स्टेप नंबर 4 विच इज़ मॉडल एस्टिमेशन। अब हमें इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स की हेल्प से मॉडल को एस्टिमेट करना है। यानी कि कलेक्टेड डेटा को यूज़ करके जो है हम मॉडल के पैरामीटर्स को, एस्टिमेट्स को जो है ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये एस्टिमेट्स जो होते हैं हमें वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जो है क्वांटिटेटिवली जो है अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि मॉडल एस्टिमेट करने के बाद हम ये अज्यूम नहीं करते कि मॉडल ऑटोमेटिकली परफेक्ट है। एस्टिमेशन में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसीलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है कि स्पेसिफाइड मॉडल की वैलिडिटी चेक करना, यानी कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेशन को इवेल्युएट करना। तो सिंपल एग्जांपल हम इसकी ये ले सकते हैं कि मॉडल एस्टिमेशन इज इक्वल्स टू रिजल्ट ऑब्टेन करना। यानी मॉडल एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ऑब्टेन करना। और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करना कि जो रिज़ल्ट हमारे पास है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अब हम डिफरेंट जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और हम चेक करते हैं कि मॉडल और एस्टिमेटर्स की जो है इफेक्टिवनेस और वैलिडिटी जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यानी जो रिलेशनशिप हमने इनिशियली अज्यूम की थी, तो डेटा और इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमें ये टेस्ट करना होता है। और फाइनली हमारे पास आ जाता है प्रेडिक्टिंग और फोरकास्टिंग। अगर हमने अप्रोप्रिएट टेक्निक और अप्रोप्रिएट मॉडल यूज़ किए हैं तो हम उस मॉडल की हेल्प से जो है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल आउटकम को फोरकास्ट कर सकते हैं। सो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो है ये अप्रोप्रिएट मॉडल और टेक्निक यूज़ करने पर फोरकास्ट जो है बेटर होने की एक्सपेक्टेशन होती है। सो मैथडोलॉजी का फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होता है यूज़फुल प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग हो सकता है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। अब हमें जो है डेटा की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो हैंडआउट्स में आपकी 4 टाइप्स मेंशन है एंड विच इज़ क्रॉस सेक्शनल डेटा, यानी कि सैम्पल ऑफ एंटिटीज़ एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम। उसके बाद है टाइम सीरीज़ डेटा, ऑब्जर्वेशंस ओवर टाइम। फिर है पूल टाइम और पूल क्रॉस सेक्शन, यानी डिफरेंट ईयर्स के कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल डेटा, सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स को ओवर टाइम फ्लो करना। ओके, अब इन सबको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि डिफरेंट एंटिटीज़ को एक गिवन पॉइंट इन टाइम पर ऑब्जर्व करना। यानी कि हमारे हैंडआउट्स में आपके पास एग्जांपल है कि मंथली इनकम ऑफ अ सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स इन 2014, यानी कि 2014 में जो है इंडिविजुअल्स की मंथली इनकम का आपके पास एक सैम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली के यहाँ पर गिवन है 75,000 एंड फैसल के हैं ₹42,000, इकबाल 33,000, नौरीन ₹65,000। अब यहाँ देखें कि इंडिविजुअल्स हमारे पास डिफरेंट हैं, अली, फैसल, इकबाल, नौरीन, लेकिन ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है वो सेम है 2014, इसलिए ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन वी हैव मोर क्रॉस सेक्शनल एग्जाम्पल्स, यानी कि
हमारे पास इसकी और एग्जांपल्स हैं जीडीपी अक्रॉस कंट्रीज़, यानी कि अगर हम एक पार्टिकुलर ईयर में डिफरेंट कंट्रीज़ का जीडीपी कंपेयर करें, या एनुअल सेल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ इन 2014, यहाँ भी कंपनीज़ जो हैं डिफरेंट है लेकिन ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड जो है सेम है। ओके, सो इसका शॉर्टकट यही होता है कि डिफरेंट एंटिटीज़ प्लस सेम टाइम इज़ इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल डेटा, यानी कि आपके पास एंटिटीज़ डिफरेंट होंगी बट सेम टाइम पर वो है डेटा जो है ऑब्जर्व किया होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल डेटा। देन वी हैव सेकेंड टाइप, देन वी हैव सेकेंड टाइप एंड विच इज़ टाइम सीरीज़ डेटा। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को जो है टाइम के अक्रॉस ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि हैंडआउट्स में आपके पास एग्जांपल है मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन ओवर टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है आपके पास 2010 में जो है एवरेज जो मंथली इनकम है विच इज़ 35,000, एंड 2011 में है ₹42,000, 2012 में 47,000, एंड 2013 में है ₹51,000, एंड 2014 में है 55,000। यहाँ पर सेम पर्सन की जो है इनकम को डिफरेंट ईयर्स में ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो यानी कि मेन फोकस यहाँ पे है चेंज ओवर टाइम, इसीलिए ये टाइम सीरीज़ डेटा कहलाता है। यानी कि टाइम सीरीज़ के साथ साथ उसका डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सेम पर्सन का डेटा है बट डिफरेंट ईयर्स में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो मेन फोकस हेयर इज़ चेंज ओवर टाइम, सो इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज़ डेटा। ओके, सो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो है टाइम सीरीज़ डेटा को जो है स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्यों, बिकॉज मैनी वेरिएबल्स टाइम ट्रेंड फॉलो करती हैं, यानी कि बहुत से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं वो टाइम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, यानी वेरिएबल्स जो होते हैं टाइम के साथ साथ सिस्टमेटिकली चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल में जो है लेक्चर मेंशन करता है कि पाकिस्तान जीडीपी फ्रॉम 1972 टू 2012, ठीक है, एंड एनुअल सेल्स ऑफ जनरल मोटर्स फ्रॉम 1985 टू 2012। अब इसी वजह से जो है टाइम सीरीज़ इकोनोमेट्रिक्स एक सेपरेट एरिया के तौर पर डेवलप हो रही है। ओके, सो देन वी हैव थर्ड टाइप एंड विच इज़ पूल टाइप डेटा, पूल क्रॉस सेक्शनल। ओके, सो इसमें हम इसको भी हम इजी वे में समझते हैं, जैसे कि हम डिफरेंट ईयर्स के क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट्स को कंबाइन कर देते हैं इसमें। अभी यहाँ पर हमारे पास हैंडआउट में एग्जांपल है मंथली इनकम की है विच इज़ फ्रॉम 2011 टू 2013। तो यहाँ पर हम देखें 2011 में जो है अली की क्या है इनकम क्या है 75,000 एंड इकबाल की 42,000। 2012 में जो है सलमा की है 75,000 एंड कुमैल की 68,000, एंड 2013 में है सुल्तान की 80,000 एंड लुबना की 83,000। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल्स जो है डिफरेंट ईयर्स में चेंज हो सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल्स क्या होते हैं डिफरेंट ईयर्स में चेंज हो सकते हैं, यानी कि 2011 में अली था लेकिन 2012 में सैम्पल में अली की जगह डिफरेंट पीपल्स हैं, तो इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड पूल क्रॉस सेक्शनल डेटा। ओके, देन वी हैव the fourth type and which is पैनल और लॉन्गिट्यूडनल डेटा। सो पैनल डेटा में हम क्या करते हैं सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स को ओवर टाइम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ कंट्रीज़ सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं कंट्रीज़ का जो है एक्सचेंज रेट मल्टीपल ईयर्स तक ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पैनल डेटा का एग्जांपल होगा, ठीक है। हैंडआउट्स में हमारे पास एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ओवर टाइम की एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, सो हैंडआउट में हमें क्या गिवन है हम देख लेते हैं यहाँ पर, एंड विच इज़ कि इंडोनेशिया में जो है यहाँ पर दिया गया है 2008 में आपके पास इतना एक्सचेंज रेट था यूएस डॉलर से, एंड देन 2009 देन 2010 में हमारे पास इंडोनेशिया का गिवन है। देन वी हैव पाकिस्तान फ्रॉम 2008 टू 2010 एंड देन श्रीलंका फ्रॉम 2008 टू 2010। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है हमारे पास कंट्रीज सेम है लेकिन क्या हो रहे हैं हमारे ईयर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, यानी हम सेम एंटिटीज़ को मल्टीपल टाइम पीरियड्स में फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द पैनल और लॉन्गिट्यूडनल डेटा। ओके, सो
आई होप आपको ये तमाम टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। सो अब स्टूडेंट्स इन 4 टाइप्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। सो मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से आपको इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव क्रॉस सेक्शनल। तो आपने क्रॉस सेक्शनल में आपने ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। डिफरेंट एंटिटीज़ एट वन टाइम। ओके, डिफरेंट एंटिटीज़ एट वन टाइम। और टाइम सीरीज़ में आपने क्या कीवर्ड याद रखना है, वन एंटिटी और वन वेरिएबल प्लस डिफरेंट टाइम्स। ओके, देन आपने पूल्ड सेक्शनल में आपने क्या याद रखना है, डिफरेंट एंटिटीज़ प्लस डिफरेंट टाइम्स बट एंटिटीज़ कैन चेंज। ओके, एंड देन आपने पैनल वाले में आपने क्या रखना है, फोर्थ टाइप में आपने याद रखना है सेम एंटिटीज़ प्लस डिफरेंट टाइम्स। ओके, सो मैंने आपको ये कुछ कीवर्ड्स बता दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें ताकि आपको इनमें डिफरेंस याद रखना आसान हो जाए। तो अगर ये 4 डिफरेंसेस आपको समझ आ गए हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि इकोनोमेट्रिक्स जो है एनालिसिस के लिए डेटा कहाँ से मिलेगा। तो हैंडआउट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है सोर्सेज मेंशन है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स, पैन वर्ल्ड टेबल्स, यूएस टाइम यूज सर्वे एंड पैनल सर्वे ऑफ इनकम डायनामिक्स, और पाकिस्तान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे सोर्सेज भी यहाँ पर मेंशन है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि आज हम जो है जब हम किसी भी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करेंगे तो डेटा जो है डिफरेंट फाइल या फॉर्मेट्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई भी डेटा डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी कौन से फॉर्मेट में होगा, .xls और .xlsx। ओके, और जब हम SPSS से कोई भी डेटा डाउनलोड करेंगे तो वो कौन से फॉर्मेट में होगा, .sav। और जब हम स्टेटा से कोई भी डेटा जो है डाउनलोड करेंगे तो वो आपका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होगा, .dat। और देन जब हम CSV से डेटा हम डाउनलोड करेंगे तो वो फॉर्मेट में होगा .csv। एंड CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ और कैरेक्टर सेपरेटेड वैल्यूज़। ओके, और जब हम XML से यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से ये और जो XML है इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो ये कॉमन फाइल फॉर्मेट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल डेटा के साथ जो है इनकाउंटर हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने लेक्चर 1 में हमने बिज़नेस इकोनोमेट्रिक्स की फाउंडेशन बिल्ड की है। तो हमने सबसे पहले कोर्स का ओवरव्यू देखा, फिर हमने प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री रीडिंग्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिटेल में समझा कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, और हमने देखा कि इकोनोमेट्रिक्स जो है मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप को एनालाइज करने की फील्ड है। फिर हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को डिस्कस किया। ओके, सो उसके बाद हमने कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का रोल समझा। फिर हमने ये देखा कि इकोनोमेट्रिक्स को हमें क्यों स्टडी करने चाहिए। उसके बाद हमने मेथोडोलॉजी देखी, उसके 7 स्टेप्स को डिस्कस किया। ओके, और लेक्चर के लास्ट पार्ट में हमने 4 टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज़, पोल्ड एंड पैनल। और फाइनली हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सोर्सेज और डेटा फाइल फॉर्मेट्स को भी डिस्कस किया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। सो ये था हमारा इको 601 बिज़नेस इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1। सो अगर आप पहली दफ़ा इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं अभी भी थोड़े थोड़े कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, सो डोंट वरी, ये सिर्फ फाउंडेशन लेक्चर था। आगे हम कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको इको 601 की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो अपने वीयू चैनल वीयू स्टडीवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीयू फेलोज़ के साथ भी ज़रूर इन लेक्चर्स को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।